इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद बोनस पार्ट को इतना सारा प्यार देने के लिए। सच में दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। सच बताऊँ, जब आप लोगों का प्यार कहानी पर मिलता है तो मेहनत करना सफल हो जाता है और आगे और भी ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। बस आप लोग एक ही चीज़ की कमी करते हो, एक लाइक करने में। यार, जितने व्यूज़ आते हैं उसका आधा तो लाइक होना ही चाहिए। आप लोग प्लीज़ एक लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो। जैसे ही प्रांस ने पंखुड़ी को चूमना शुरू किया, पंखुड़ी हैरान रह गई थी। अभी तो वो दोनों लड़ रहे थे और अब अचानक से ही प्रांस ने उसे बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से किस करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसकी पलकें झुकने लगी। वो प्रांस को रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, इसलिए प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ कसकर रखा और एक पल के लिए उसे छोड़कर बोला, रिस्पॉन्स तो। पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिलाकर बोली, नहीं दूंगी। प्रांस उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम मुझे मना कर रही हो? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, आपको मना कर रही हूँ। जाइए, जाकर उनसे रिस्पॉन्स लीजिए जो आपको रिस्पॉन्स देने के लिए मरे जा रहे हैं। अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर उसने प्रांस को धक्का दिया और तुरंत सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ गई। प्रांस का चेहरा गुस्से से अब और भी ज़्यादा लाल हो गया। आज पहली बार पंखुड़ी ने उसे किस का रिस्पॉन्स देने से मना कर दिया था। अब सानिया उसकी तरफ आई और उसके साथ डांस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रांस ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और वो भी नीचे आ गया। कुछ ही देर में कपल डांस खत्म हो चुका था। पंखुड़ी एक तरफ टेढ़े मुंह बना रही थी। प्रांस उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ा था और कब से उसे देख रहा था। जिस तरह से पंखुड़ी उसे धक्का देकर गई, अब वो तो उसके पास नहीं जाने वाला था। ये बात तो पूरी तरह से कन्फर्म थी। पंखुड़ी अब सृष्टि के पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, सासू माँ, मुझे घर जाना है। वैसे भी एंगेजमेंट की रस्म तो हो गई है, अब तो हम घर जा सकते हैं ना? सृष्टि मुस्कुराकर बोली, हाँ, बस थोड़ी देर, बस आधा घंटा। आधे घंटे का जिक्र सुनकर ही पंखुड़ी की हालत खराब होने लगी थी। अब उसे अपनी बॉडी में भी पेन बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। तभी नील वहां पर आया और हल्का सा पंखुड़ी के चेहरे पर झुककर बोला, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें राणा मेंशन ले चलूं। वैसे भी मुझे वहीं पर ही तो जाना है, क्योंकि अब 2-3 दिन मैं वहीं पर रहने वाला हूँ और मुझे अभी एक इम्पॉर्टेंट काम भी है, तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि तुरंत बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करो नील, तुम पंखुड़ी को अपने साथ ले जाओ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पंखुड़ी? पंखुड़ी ने एक नज़र सामने खड़े प्रांस की तरफ देखा जो गुस्से से उसे घूर रहा था, लेकिन अगले ही पल पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिला दिया और बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सासू माँ, मैं नील जी के साथ घर चली जाऊंगी। उसकी बात पर नील मुस्कुराया और बोला, उफ, तुम्हारा मेरा नाम लेना, लेकिन ये जो तुम मेरे नाम के पीछे जी लगाती हो ना, ये सारा मज़ा किरकिरा कर देता है। प्लीज़ इतनी सी मुझ पर मेहरबानी कीजिए कि मेरे नाम के पीछे जी मत लगाइए। पंखुड़ी तुरंत बोली, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। नील मुस्कुराकर बोला, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मुझे बुड्ढों की कटघरी में डाल दो। इसलिए तुम बस मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओ। उसकी बात पर पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, घर चले नील? नील तुरंत बोला, उफ, अब तो आप मुझे जहाँ कहेंगी मैं आपको वहीं पर ले चलूँगा। उसकी बात पर पंखुड़ी हंसी और फिर वो दोनों पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गए। उन दोनों को गाड़ी की तरफ जाते हुए देख प्रांस का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो तुरंत अब उन लोगों के पीछे पीछे आया, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचा तब तक पंखुड़ी नील के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुकी थी और अब प्रांस ने अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से उनके पीछे लगा दी। तकरीबन 10 मिनट बाद ही उसकी गाड़ी उनकी गाड़ी को टेक ओवर करते हुए बिल्कुल एक झटके से रुकी। पंखुड़ी जोरों से चिल्लाई। उसे तो ऐसा लगा कि जैसे आज का दिन उसका आखिरी दिन हो। उसकी सांसें हलक में अटक गई थी। वो पहले ही बदन दर्द से जूझ रही थी और अब तो उसे अपना बदन टूटता हुआ सा महसूस हुआ। अब उसने सामने की तरफ देखा जहां प्रांस अपनी गाड़ी से बाहर निकला। अगले ही पल वो नील की गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने पंखुड़ी की तरफ का दरवाज़ा खोला और फिर दूसरे ही पल पंखुड़ी को अपनी गोद में उठा लिया।
ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या हरकत है? प्रांस गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम तो चुप ही रहो। ये बोलकर अब उसने वापस नील की तरफ देखा और बोला, मुझसे और मेरी बीबी से दूर रहो। नील मुस्कुराया और बोला, चेहरे का लाल रंग बता रहा है कि काफ़ी जलन हो रहा है तुम्हें। तुम बचपन में भी जलते थे और अब भी जलते हो, एक नंबर के जल कुकड़े हो तुम। प्रांस गुस्से से बोला, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, ये मेरे बाकी घर वालों को सुनाना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर उसने अपने पैर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और फिर पंखुड़ी को लेकर तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है, आप उन लोगों के पास नहीं गए जो आपको रिस्पॉन्स देते हैं? अब आप मेरे पीछे पीछे क्यों आए? प्रांस गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम्हें, तुम चुप रहो। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं रहूंगी मैं चुप, अभी इसी वक्त मुझे नीचे छोड़िए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं नील के साथ जाऊंगी। प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उसने पंखुड़ी को सीट पर बिठाया और खुद भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। पंखुड़ी का दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। वो गाड़ी से निकलती उससे पहले ही प्रांस अपनी गाड़ी आगे बढ़ा चुका था और उनकी गाड़ी आगे बढ़ते हुए देख नील के चेहरे पर भी लंबी सी स्माइल थी। अब उसने भी अपनी गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। वहीं दूसरी तरफ प्रांस चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी गहरी सांसें बता रही थी कि इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और पंखुड़ी जो अब तक उसके सामने जुबान चला रही थी, लेकिन अब उसे भी डर लगने लगा था। वो बस चुपचाप उसके साथ बैठी थी और तकरीबन आधे घंटे बाद उन दोनों की गाड़ी राणा मेंशन के पार्किंग एरिया में रुकी और प्रांस गुस्से से गाड़ी से बाहर आया और फिर पंखुड़ी की तरफ आकर उसने पंखुड़ी को भी अपनी गोद में उठा लिया। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप बार बार मुझे अपनी गोद में उठा रहे हो। प्रांस गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, काश मैं ये कह सकता कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, लेकिन बेशक से मैं तुम्हें जितना मर्जी मैच्योर बनाने की कोशिश कर लूँ, तुम रहोगी छोटी बच्ची ही जो सामने वाले बच्चे के साथ खेलना भी चाहती हो, लेकिन ये भी शो करती हो कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे बच्चों के पास जाती हो और फिर इधर उधर मुँह लटका कर घूमती रहती हो। उसकी इस बात पर पंखुड़ी का मुंह और भी ज़्यादा बन चुका था, लेकिन गुस्से में वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। प्रांस उसे लेकर रूम में आया और अगले ही पल उसने जोर से पंखुड़ी को पटकना चाहा, लेकिन जैसे ही उसे पंखुड़ी की हालत याद आई उसने उसे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। पंखुड़ी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आराम से क्यों बिठाया? मुझे यहाँ पर जोर से पटक कर मारते, यही तो आपको मेरे साथ करना आता है। दूसरों के साथ तो प्यार से पेश आते हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस एकदम उसके ऊपर झुका। पंखुड़ी की एक सांस ऊपर तो एक सांस नीचे रह गई। प्रांस गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अब कहो तुम्हें क्या कहना है? पंखुड़ी पूरी तरह से खामोश थी। प्रांस की आंखें इतनी ज़्यादा गहरी लाल थी कि वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं सकती थी। उसकी बोलती एकदम से बंद हो गई थी। प्रांस उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गई? बोलो, क्या बोल रही थी? पंखुड़ी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, कुछ नहीं कहना। प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और हल्का सा दबाया तो पंखुड़ी की कमर ऊपर की तरफ उठी और उसके होठों से आह निकल गई। प्रांस गुस्से से बोला, बोलो बोलो, क्या बोल रही थी? पंखुड़ी अब धीमी सी आवाज़ में बोली, यही कि जाइए आप दूसरों के पास, यहाँ क्यों आए हैं? जब खुद दूसरों के पास जाते हैं तो कुछ गलत नहीं लगता आपको? और अगर मैं किसी के साथ डांस करूँ तो जान निकलती है आपकी। मैं किसी के साथ गाड़ी में बैठ जाऊँ तो बुरा लगता है आपको, गुस्सा आता है और फिर मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बिठा कर ले आते हैं। और जब दूसरों के साथ कॉफ़ी डेट पर जाते हैं तो तब मेरा ख्याल नहीं आता आपको? प्रांस कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। वो अपनी गहरी खामोश नज़रों से यूं ही पंखुड़ी को देखता रहा और बोला, खूबसूरत लग रही हो तुम आज। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। पंखुड़ी की आंखों में तुरंत नमी आ गई। कैसे ही वो गुस्सा रहे, प्रांस की हल्की सी हरकत पर तो किसी मोम की तरह पिघल जाती थी वो। प्रांस ने अब हल्का सा ऊपर उठकर उस पर अपनी एक गहरी नज़र डाली और बोला, कितने दिनों बाद तुम्हें ढंग से साड़ी में देखा है, कयामत लग रही थी तुम।
मन तो कर रहा था कि जब पहली बार तुम्हें देखा उसी वक्त खा जाऊं तुम्हें, लेकिन खुद को काफ़ी कंट्रोल में रखा है मैंने। पर अब मेरा कंट्रोल टूटने वाला है। पंखुड़ी अब जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, मुझे अपने कमरे में जाना है। प्रांस थोड़ी गहरी आवाज में बोला, अपना कमरा? जरा बताना तुम्हारा कौन सा अपना कमरा? पंखुड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, वो कमरा जहाँ आज सुबह से मैं रह रही हूँ। अभी उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि प्रांस ने एक बार फिर से उसे चूमना शुरू कर दिया था और उसके हाथ पंखुड़ी के बदन पर पूरी तरह से चलने लगे थे। पंखुड़ी ने अभी भी उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया था और अब प्रांस का हाथ उसकी पीठ पर था। पंखुड़ी ने तुरंत अपना हाथ अपने सीने की तरफ बढ़ाया, लेकिन प्रांस ने अब उसे छोड़ा और फिर उसे बेहद सर्द निगाहों से देखते हुए बोला, ऐसे रोक लोगी तुम मुझे? पंखुड़ी ने तुरंत ऊपर की तरफ उठना शुरू किया और अपनी डोरियों को बांधते हुए बोली, मुझे अपने कमरे में जाना है, मैं जा रही हूँ, आप रहिए यहाँ पर और अगर बोरियत फील हो तो आप उन्हें कॉल कर लीजिएगा जो आपके लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। प्रांस उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, अगर है हिम्मत तो कमरे से बाहर जाकर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम अब यहाँ से कैसे बाहर जाती हो। उसकी धमकी सुनकर पंखुड़ी की हार्ट बीट एक पल के लिए रुक गई थी। वो मुंह बनाते हुए वापस अपने कमरे के अंदर की तरफ आई और सीधा क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। अब उसने जो साड़ी पहनी हुई थी उसमें तो वो सो नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने कपड़े चेंज करने का सोच रही थी। अभी उसने अपना नाइट सूट निकाला ही था कि प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पीरियड सब खत्म हो गए ना? कमज़ोरी तो नहीं लग रही तुम्हें? उसका सवाल सुनकर पंखुड़ी के होश उड़ गए थे। उसे नहीं पता था कि प्रांस उससे सीधा सीधा ऐसे सवाल करेगा। वो जल्दी से बोली, मुझे मुझे नहीं पता। प्रांस तुरंत बोला, अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता होगा? प्रांस अपनी बात बोलते हुए उसके बिल्कुल करीब आ चुका था और पंखुड़ी अब पीछे क्लोजेट से लग गई। वो प्रांस की तरफ अपनी नज़रें उठाते हुए बोली, क्यों क्यों जानना है आपको? अगर नई कमज़ोरी होगी तो आपको क्या प्रॉब्लम है, और अगर कमज़ोरी भी होगी तो भी आपको क्या ही प्रॉब्लम है? प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, बीबी इतनी सुंदर दिखे और पति प्यार ना जताए, ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है, ऐसे में अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना? पंखुड़ी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रांस सच में उसके करीब होने की बात कर रहा है। वैसे तो वो करीब होने का सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी, लेकिन प्रांस का कुछ कहा नहीं जा सकता था, वो कभी भी कुछ भी कर सकता था। वैसे तो वो कितना भी एटीट्यूड में रहे लेकिन कभी भी पंखुड़ी को फिजिकली तकलीफ नहीं पहुंचाता था। पंखुड़ी के होठ फड़फड़ाने लगे थे। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ ना रोज पीटल। पंखुड़ी ने अब अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। प्रांस उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। वो तो यूं ही पंखुड़ी को परेशान कर रहा था। इतना तो वो भी जानता था कि फिलहाल वो पंखुड़ी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले तो उसका मिसकैरेज हुआ है, ऐसे में वो अपनी रोज पीटल को और तकलीफ कैसे पहुंचा सकता था, ये जानते हुए कि वो ऑलरेडी तकलीफ में है। लेकिन जिस तरह से अब पंखुड़ी घबरा रही थी उससे मज़ा बहुत आ रहा था। अगले ही पल उसने पंखुड़ी को अपने और करीब खींच लिया। पंखुड़ी अब गुस्से से बोली, आप ना सच में पागल हो गए हैं जान, कि आप क्या कर रहे हैं? ये बोलते हुए पंखुड़ी ये भी भूल गई थी कि उसने प्रांस को जान कर बुलाया है और उसके मुँह से जान सुनकर प्रांस के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ चुकी थी। वो पंखुड़ी के चेहरे पर झुका और बोला, तुम्हारे मुँह से ये जान कितना अच्छा लगता है ना? ये बोलते हुए उसकी नज़रें पंखुड़ी के लबों पर थी जो अभी भी कांप रहे थे। पंखुड़ी को जब अपनी गलती रियलाइज़ हुई तो उसने तुरंत कहा, वो गलती से निकल गया। मैं आपको कोई जान जून कर नहीं बुलाना चाहती। आपको जान कहे वो जिनके साथ आप कॉफ़ी डेट पर जा रहे हैं। मैं भला आपको जान कर क्यों ही बुलाऊंगी? प्रांस थोड़े जिद्दी एक्सप्रेशंस के साथ बोला। अब तो फिर ये प्रांस राणा तुम्हारे मुंह से दोबारा जान निकलवा कर ही रहेगा। ये बोलकर उसने पंखुड़ी को तुरंत अपने कंधे पर उठाया और उसे लेकर वापस बिस्तर पर आ गया। पंखुड़ी जल्दी से बोली, सुनिए मैं कह रही हूँ आपसे, आप छोड़िए मुझे। आप क्यों मुझे परेशान करने पर तुले हुए हैं? ना तो मुझे कमरे से बाहर जाने दे रहे हैं
और ना ही मुझे कमरे में ढंग से रहने दे रहे हैं। प्लीज़ मुझे छोड़िए। ये बोलते हुए वो उसकी पीठ पर अपने हाथ चला रही थी और अब प्रांस उसे वापस बिस्तर पर लिटा चुका था। उसकी इंटेंस नज़रें पंखुड़ी पर थी और पंखुड़ी का दिल भी जोरों से धक धक कर रहा था। अभी वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही प्रांस ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके पल्लू को उसके सीने पर से हटा दिया था। पंखुड़ी ने तुरंत अपना पल्लू पकड़ना चाहा, लेकिन प्रांस ने अब अपने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे हल्का हल्का गोल घुमाते हुए मरोड़ने लगा। पंखुड़ी की कलाई में पहनी हुई चूड़ियां टूट रही थी और टूटकर नीचे इस बिस्तर पर ही गिर रही थी। एक चूड़ी हल्की सी उसकी कलाई पर लगी तो उसकी आह निकल गई और अगले ही पल प्रांस ने उसकी कलाई को ऊपर की तरफ उठाया और जहां पर खून की वो बस एक दो बूंदें थी वहां अपने होठ रख दिए और उसकी स्किन को सक करने लगा। पंखुड़ी ने अपना दूसरा हाथ अपने ही सीने पर रख दिया था। वो भी चुपचाप प्रांस की तरफ देख रही थी। खुदा किसी को बेशक से 4 दुश्मन दे दे, लेकिन प्रांस राणा जैसा पति ना दे। फिलहाल तो उसके दिमाग में यही चल रहा था। जो लड़ाई के वक्त भी इस तरह की हरकतें कर रहा था जिसे देखकर सामने वाले की जान खुद ब खुद निकल जाए और वो पूरी तरह से हार मान ले। प्रांस ने अब उसकी कलाई को छोड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, मुझे खून से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंखुड़ी जल्दी से बोली, आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे आपसे प्रॉब्लम है। मुझे आराम से सोना है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस का हाथ अब उसकी पीठ की तरफ गया और अगले ही पल पंखुड़ी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आपको ये सारी हरकतें तो मेरे साथ करनी है, लेकिन कॉफ़ी डेट पर किसी और के साथ जाना है, क्लब में किसी और के साथ जाकर एंजॉय करना है। अगर आपको मेरे साथ ये सब कुछ इतना ही करना है तो क्यों आप दूसरों के पास जाते हैं? मेरी तो आपको कोई फिक्र नहीं है। आप तो हॉस्पिटल में मुझसे मिलने तक नहीं आए। माना आपको ये बेबी नहीं चाहिए था, लेकिन क्या आपको मैं भी नहीं चाहिए थी? उसके सवाल पर प्रांस ने अब अपना चेहरा हल्का सा उसके चेहरे के पास झुकाया और उसके कान में फुसफुसाकर बोला, और भी शिकायतें हैं तो बोल दो हॉस्पिटल, मैं सारी सुन लूँगा। पंखुड़ी झट से बोली, वो तो आपको सुननी ही पड़ेगी, मुझे आपसे जवाब चाहिए जान। ये बोलते हुए अब उसका दिल पूरी तरह से तड़प उठा था, जो उसकी आवाज़ में साफ महसूस हो रहा था। प्रांस ने अब अपना चेहरा वापस ऊपर उठाया। पंखुड़ी ने एक बार फिर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आप हॉस्पिटल में मेरे पास क्यों नहीं आए? प्रांस उसके गाल को चूमते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई हो। पंखुड़ी ने अब अपना एक हाथ प्रांस के होठों पर रख दिया और बोली, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रांस ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, प्रांस राणा के सामने जिद, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हो गया? पंखुड़ी उसका कोई जवाब देती उससे पहले ही प्रांस ने उसके हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझाया और अपने लब उसके गर्दन पर रखे और उसके गर्दन को चूमने लगा। पंखुड़ी के रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन अब तो उसका मन प्रांस को रोकने का कर भी नहीं रहा था। कितने दिनों बाद तो वो प्रांस को ऐसे महसूस कर रही थी। प्रांस ने अब उसकी साड़ी पर अपना हाथ रखकर उसकी साड़ी को खोलना शुरू किया। पंखुड़ी ने अब भी उसे कुछ नहीं कहा। कुछ वक्त के लिए उसके दिल और दिमाग में चलने वाले सारे सवाल बंद हो चुके थे और उसकी साड़ी को उतारने के बाद प्रांस क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी तो अब प्रांस से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी, इसलिए जब भी प्रांस अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाता तो वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती। उसकी इस हरकत पर प्रांस को उस पर हंसी आ रही थी और अब प्रांस ने उसे एक रेड कलर की नाइटी पहना दी थी। पंखुड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे तो लग रहा था कि प्रांस उसके साथ ना जाने क्या कुछ नहीं करेगा, लेकिन प्रांस ने उसे प्यार भी किया और उसकी केयर भी की। एक बार फिर से पंखुड़ी का वो बावरा सा दिल प्रांस के लिए जोरों से धड़कने लगा था। आखिर में प्रांस ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, दूध लाऊं? पंखुड़ी ने चुपचाप अपना चेहरा नामी हिला दिया। प्रांस ने अब फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब चुपचाप सो जाओ। पंखुड़ी कुछ बोलने को हुई तो प्रांस ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, मैंने चुपचाप सोने के लिए कहा है, चलो अपनी आंखें बंद करो। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मतलब आप मुझे जवाब नहीं देंगे? बेशक से मैं जितनी बार मर्जी सवाल कर लूँ।
प्रांस ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हें एक बार फिर से किस करूं या फिर किस के अलावा भी बहुत कुछ करूं? पंखुड़ी ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैं वैसा वैसा कुछ नहीं चाहती। प्रांस हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो फिर मेरे कहने पर भी सो क्यों नहीं रही? पंखुड़ी एक बार फिर बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अब वो चुप रही। उसकी आंखों में बस हल्की सी नमी थी। वो सवाल वो अपने दिल में दबाए तो दबाए कैसे, और उसकी बेचैनी प्रांस को अच्छे से महसूस हो रही थी। वो उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखों को बड़े ही प्यार से चूमने लगा। पंखुड़ी को पहले ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें जल रही हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें एकदम ठंडी हो गई हो। कुछ वक्त बाद प्रांस वापस नीचे हुआ और फिर पंखुड़ी की तरफ देखने लगा। अब पंखुड़ी ने अपनी आंखें खोली ही नहीं और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुकी थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, प्यारी तो तुम हो हॉस्पिटल, पर तुम्हारी हरकतें बिल्कुल ही प्यारी नहीं है। जब तुम मुझ पर शक करती हो ना और तुम मुझे जलाने का सोचती हो ना, तब तो मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा। एक बार तुम कोशिश तो करके देखो, अगर मैंने तुम्हें अच्छे से सबक नहीं सिखा दिया। और रही बात तुम्हारे सवालों की, तो जिनके जवाब मेरे पास हैं ही नहीं, उनके मैं क्या ही जवाब दूं? ये बोलते हुए उसके खुद के चेहरे पर हल्की मायूसी झलक रही थी। अब वो उठा और बालकनी की तरफ चला गया। ना जाने कितनी ही देर वो वहां पर खड़ा स्मोक करता रहा और फिर वापस आकर पंखुड़ी के पास लेट गया। उसका दिल हद से ज़्यादा बेचैन हो रहा था, लेकिन जब उसने पंखुड़ी को अपनी बाहों में समेटा तो उसके चेहरे पर सुकून झलकने लगा था। सुबह का वक्त, पंखुड़ी की आंखें खुली और वो बिस्तर पर उठकर बैठी तो प्रांस की तरफ देख रही थी, जो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। कल रात तो वो जैसे तैसे बिना जवाब के सो गई थी, लेकिन जब सुबह उठते ही एक बार फिर से उसके दिमाग में वही सब चलने लगा, तो वो चुपचाप बिस्तर में उठी और यूं ही कपड़े बदलकर नीचे आ गई। वो वहां नहाना भी नहीं चाहती थी, कहीं नहाने के वक्त प्रांस उसके पास ना आ जाए और एक बार फिर से उसे अपनी बातों में उलझा ले। अभी वो अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि नील, जो बाहर की तरफ जा रहा था, वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग पंखुड़ी, तुम बाहर वॉक के लिए जा रही हो क्या? चलो मेरे साथ चलो ना, मैं भी बाहर वॉक और एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ। दोनों साथ में वॉक करेंगे। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी सोच में पड़ गई थी, कहीं उसका मना करना नील को बुरा ना लगे। वैसे भी कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद नील को बुरा तो लगा होगा, इसलिए वो चुपचाप नील के साथ बाहर की तरफ आ गई। और अभी उन्हें बाहर आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि पंखुड़ी की नज़र अचानक से ही अपने रूम की तरफ गई, जहाँ बालकनी में खड़ा प्रांस स्मोक कर रहा था और अपनी गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। जैसे ही पंखुड़ी की नज़र सामने बालकनी में खड़े हुए प्रांस पर गई, एक पल के लिए उसकी हार्ट बीट रुक गई थी। अभी कुछ वक्त पहले ही मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए थे और वो प्रांस के रूम से आई थी। उस वक्त तो प्रांस सो रहा था, लेकिन अब ना जाने वो कैसे उठ गया और अपनी गहरी गहरी नज़रों से अब वो पंखुड़ी की तरफ देख रहा था। पंखुड़ी अभी भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी कि नील आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, क्या हुआ पंखुड़ी, तुम ऐसे यहाँ पर क्यों खड़ी हो? चलो चलो मेरे साथ वॉक करो, देखते हैं ज़्यादा तेज वॉक कौन करता है। पंखुड़ी को वॉक ज़्यादा तेज करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और नील के साथ वॉक करने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो ज़्यादा तेज वॉक कर रही थी, क्योंकि नील तो लगभग से भाग रहा था, उतना ही ज़्यादा पंखुड़ी को दर्द होता जा रहा था। और फिर अचानक से उसके कदम रुक गए, क्योंकि प्रांस उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वाइट कलर की टी शर्ट और नीचे ब्लैक कलर का लोअर, ऊपर से सुबह सुबह का ग्लो। फ्रांस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और अब वो पंखुड़ी के बिल्कुल करीब आया। नील उसकी तरफ देखते हुए बोला, कल रात मैं पंखुड़ी को सिर्फ घर पर लेकर आ रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम थी। चलो मान लिया, लेकिन अब तो हम सिर्फ वॉक कर रहे हैं, इतनी भी क्या जेलसी फील करना फ्रांस, थोड़ा सा तो अपने आप को बदलो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस ने पंखुड़ी के गाल पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोला, तुम्हें पता है ना, तुम ज़्यादा तेज वॉक नहीं कर सकती हो, अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं हुई है, फिर भी इतनी तेज तेज वॉक किए जा रही हो, अगर कुछ हो गया तो?
प्रांस का इतने प्यार से उसे अपनी केयर दिखाना और पंखुड़ी का मोम की तरह पिघल जाना, ये कोई नई बात नहीं थी। पंखुड़ी ने इतने में ही रोंगटे खड़े हो रहे थे और उसे अंदर ही अंदर कुछ कुछ हो रहा था। प्रांस ने अब एक बार फिर से उसके गाल को सहलाया और बोला, अंदर जाना है। पंखुड़ी ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाया और चुपचाप अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। प्रांस ने नील की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हें कोई जलन ना हो रही हो और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या प्रांस राणा अपनी वाइफ पंखुड़ी राणा को अपने साथ अपने घर के अंदर ले जाए? नील पंखुड़ी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी पंखुड़ी तो तुम मुझे बोल देती। तुम भी ना सच में बहुत मासूम हो, बट आई लाइक इट। उसके मुंह से वो आई लाइक इट सुनकर प्रांस के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, तुम चलो अंदर, मैं आता हूँ। पंखुड़ी ने चुपचाप अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और वहाँ से अंदर की तरफ चली गई। उसके जाते ही प्रांस अब नील की तरफ घुमा और बोला, बट आई डोंट लाइक इट। नील की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और वो तुरंत बोला, क्या हुआ, क्या पसंद नहीं है तुम्हें? प्रांस उसके करीब हुआ और बेहद गहरी लेकिन सर्द आवाज़ में बोला, यही कि मेरे सामने मेरी बीबी की तारीफ कोई और करे, मेरे सामने मेरी बीबी की केयर कोई और करे, मेरे सामने कोई मेरी बीबी के साथ मिलकर मुझे ही जेलस फील कराने की कोशिश करे। कब तक ऐसी हरकतें करते रहोगे नील मल्होत्रा? ज़रा खुद को सुधारो ना। ये बोलते हुए अब उसका लहजा सार्कास्टिक हो चुका था और नील भी हंसने लगा था। प्रांस गुस्से से मुंह बनाते हुए पंखुड़ी के पीछे पीछे अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाकर उसकी नज़रें पंखुड़ी को ही ढूंढ रही थी। इतना तो वो जानता था कि पंखुड़ी ऊपर उनके रूम में तो जाने से रही, इसलिए वो प्रतीक्षा के रूम में ही होगी। और अब वो सीधा प्रतीक्षा के रूम में ही आया और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सामने ही वो क्लोजेट के सामने खड़ी थी और अपने लिए कपड़े निकाल रही थी, लेकिन इस वक्त वो इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि नीचे 2-3 साड़ियाँ गिर चुकी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। प्रांस अब उसके बिल्कुल पास आया और क्लोजेट का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, मेरे बारे में ही सोच रही हो क्या? पंखुड़ी उसे वहाँ पर देखकर हैरान हुई। उसे तो पता भी नहीं चला कब प्रांस वहाँ पर आकर खड़ा हो गया, लेकिन अब उसने जल्दी से खुद को संभाला और बोली, बस बस यही प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे खुद पर गुस्सा आता है। आप बेशक से मुझे कितना भी तड़पाएं, बेशक से मुझे कितना भी रुलाएं, मेरे साथ क्या कुछ ना करें, लेकिन अगर मैं कुछ करने का सोचूं भी तो आपकी बस हल्की सी छोटी सी बात मेरे सारे इरादों पर पानी फेर देती है। कितना सोचा था मैंने कि मैं आपसे बात तक नहीं करूंगी, लेकिन अब जब आप मेरे पास आए तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। मैंने फैसला लिया था कि मैं आपसे दूर रहूंगी, कम से कम तब तक जब तक आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे नहीं हो जाते, लेकिन नहीं, आप तो दूसरों के साथ सब कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं और मुझे भी अपनी बातों के जाल में फंसा रहे हैं। बस इसलिए ही मुझे खुद पर गुस्सा आता है। ये बोलते हुए वो बेहद मासूम लग रही थी। फ्रांस ने उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, खुद पर गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर गुस्सा करना ही है तो मुझ पर कर लो और गुस्से में मुझे 2-3 किस दे दो, और वो भी लंबी लंबी वाली। पंखुड़ी ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे कोई किस नहीं देनी आपको, आप जाइए, जाकर अपनी काफ़ी वाली के साथ किस कीजिए। ये बोलकर उसने उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मार दिया था और उससे अलग हो गई थी, लेकिन फ्रांस ने उसके घूमते ही उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और फिर मरोड़ कर उसकी पीठ से लगाते हुए ही उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। अब पंखुड़ी का सीना फ्रांस के सीने से टकरा रहा था और फ्रांस का चेहरा उस पर झुका हुआ था। फ्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही बोलने नहीं लगी हो तुम रोज़ पीटल? मतलब तुम चाहती हो कि मैं उस कॉफ़ी वाली को किस करूं? सीरियसली? अगर मैंने ऐसा कुछ किया ना तो सबसे ज़्यादा बवाल तुम ही मचाओगी। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैं तो फिर भी खुद पर किसी न किसी तरह कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन तुम तो पागल हो जाओगी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी, लेकिन पंखुड़ी कुछ कहती उससे पहले ही फ्रांस का फ़ोन बजा। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला। ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा था और साथ में लिखा हुआ था रवीना ओबराय। वो नाम देखकर ही पंखुड़ी ने गुस्से से और तकलीफ से मुंह बनाना शुरू कर दिया था।
दूसरे ही पल उसने प्रांस को धिक्का दिया और बोली, जाइए, कर दीजिए मुझे पागल और जाकर अपनी उस काफ़ी वाली को संभालिए। ये बोलकर वो नीचे गिरी हुई अपनी एक साड़ी उठाकर सीधा वॉशरूम में चली गई और जाते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। प्रांस को उसे रोकने तक का मौका ही नहीं मिला और अब वो गुस्से से अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देख रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से रबीना की आवाज़ आई, कल तो आप आए ही नहीं थे मिस्टर राणा और मैं आपका इंतज़ार करती रह गई, लेकिन आज तो आप आएंगे ना, या फिर आज भी मैं सिर्फ आपका इंतज़ार करती रह जाऊंगी। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं आऊँगा मिस ओबराय, मैं ज़रूर आऊँगा। उसकी बात सुनकर रवीना के चेहरे पर वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। प्रांस ने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं पंखुड़ी जो वॉशरूम के दरवाजे से लगकर बाहर की आवाज़ सुन रही थी, वो प्रांस की बात सुनते हुए मुंह घुमाकर बोली, दूसरों के पास जाना है और फिर मेरे पास आकर ये भी कहना है कि मैं सिर्फ आपकी हूँ। क्यों? क्यों मैं कोई पागल हूँ क्या जो आप बेशक से किसी के भी हो जाएं और मैं सिर्फ आपकी रहूं? आप मुझे प्यार करें ना और मैं पागलों की तरह आपके लिए रोती रहूं। अब तो मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। अब बेशक से आप जितना मर्जी मेरे करीब आइएगा, लेकिन मैं नहीं पिघलूंगी। एक तो मैं हूँ ही पागल, जो जरा सा आप हाथ लगाते हैं और मैं पिघलने लगती हूँ, लेकिन अब नहीं। ये बोलकर अब वो शावर की तरफ आई और शावर लेने लगी। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली। प्रांस इस वक्त बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। वो उसका ही इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो पंखुड़ी के पास जाने लगा, वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। उसने अपने सिर पर टॉवेल लपेटा हुआ था और वो टॉवेल उतारने के लिए भी वो वहाँ पर नहीं रुकी थी। प्रांस के चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा। वो दांत पीसते हुए बोला, बस यही प्रॉब्लम है तुम में, दूसरों की बात तो तुम्हें सुननी नहीं है। एक तो समझ में नहीं आता तुम्हारा, करूँ तो करूँ क्या? प्यार भी तुम पर बहुत आता है और गुस्सा भी, पर गलती भी तुम्हारी नहीं है। एक तो ये रबीना ओबराय, ना ही इसके खिलाफ कोई सबूत मिल रहा है और ना ही ये कोई गलती कर रही है। उफ, सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर खुद वॉशरूम में चला गया। लगभग से आधे घंटे बाद वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया तो उसने देखा पंखुड़ी और नील एक दूसरे के सामने खड़े होकर हंस रहे थे और अब नील मुस्कुराते हुए बोला, चलें? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हामी हिलाया और उसके साथ बाहर की तरफ चल दी। प्रांस उन्हें यूं जाते हुए देख हैरान रह गया। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आया, लेकिन तभी सृष्टि ने उसे आवाज़ लगाकर रोका। प्रांस, जरा मेरी बात सुनना। उसकी आवाज़ सुनकर प्रांस के कदम रुक गए थे। सृष्टि अब उसके सामने आकर खड़ी हुई और सार्केस्टिकली बोली, जलन हो रही है? प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। सृष्टि अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मुझे मेरी उंगली पर जलन हो रही है। आज सुबह गर्म बर्तन लग गया था, लेकिन खैर अभी फ़िलहाल ठीक है। पर मुझे तुमसे ये कहना था कि पंखुड़ी ने कहा कि तुम आज किसी मिस ओबेरॉय से मिलने जा रहे हो। वैसे कौन है ये मिस ओबेरॉय जिससे मिलने के लिए तुम इतना तैयार होकर जा रहे हो? उसकी बात सुनकर प्रांस समझ गया था कि पंखुड़ी ने उसकी और रबीना की बातें सुन ली थी। जहाँ वो रबीना को बोल रहा था कि वो ज़रूर आएगा। वो अब व्यंग से हंसा और बोला, मतलब ये सब इसलिए मेरी रोज़ पीटल अब मुझसे कंपटीशन कर रही है? सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए थोड़े तीखे लहजे में बोली, कहने को तुम अब भी उसे अपनी रोज़ पीटल बोलते हो, लेकिन उसकी फिक्र तुम्हें ज़रा सी भी नहीं है। प्रांस चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशंस लिए बोला, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मॉम कि मुझे अपनी रोज़ पीटल की कितनी फिक्र है और कितनी नहीं। सृष्टि झट से बोली, रहने ही दो तुम, ये तो हमने उस दिन ही देख लिया था जिस दिन पंखुड़ी को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी, लेकिन तुम उसके पास नहीं थे। माना मिसकैरेज के रीज़न थे। पंखुड़ी वो बेबी नहीं रख सकती थी, लेकिन तुम तो उसके पास रह सकते थे ना। तुम्हें समझाने का क्या ही फ़ायदा? मुझे बस मिस ओबेरॉय के बारे में जानना था, तुम्हें नहीं बताना तो इट्स ओके। ये बोलकर अब वो वहाँ से चली गई और प्रांस के कानों में सृष्टि की कही हुई बातें गूंजने लगी। वो जानता था कि उस वक्त पंखुड़ी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन पंखुड़ी जब उसे नहीं समझी तो उसे भी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। अब उसने एक गहरी सांस ली और बाहर की तरफ आया। अगले ही पल गाड़ी में बैठकर उसने रवीना को कॉल किया और फिर दूसरी तरफ पंखुड़ी की लोकेशन चेक करने लगा।
फ़ोन पर बात करते हुए ही उसने पंखुड़ी की लोकेशन भी चेक कर ली थी। अभी फ़िलहाल वो लोकेशन मूव हो रही थी, जिसका मतलब साफ था कि अभी वो लोग कहीं पर रुके नहीं हैं। लेकिन तभी पंखुड़ी की लोकेशन ने मूव होना बंद किया। वो लोग एक कैफ़े में रुके थे और फिर दूसरे ही पल फ्रांस ने रवीना को वो लोकेशन भेज दी और उसे तुरंत वहाँ पर आने के लिए कहा। रवीना खुश हो गई। कल वो फ्रांस को कितनी बार कॉल करती रही कॉफ़ी डेट के लिए, लेकिन फ्रांस ने उसकी कॉल रिसीव नहीं की और आज उसने खुद से ही उसे कॉल किया था। वो भी जल्दी से अपने घर के लिए निकल गई। फ्रांस अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, बस एक गलती और वो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे आखिरी गलती होगी, रीवा जिंदल उर्फ रवीना ओबराय। तकरीबन 10 मिनट बाद ही फ्रांस उस कैफ़े पर पहुंच गया था। पंखुड़ी जो नील के साथ बैठी थी, अभी अभी वेटर उन्हें आइसक्रीम सर्व करके गया था। अब उसकी नज़र फ्रांस पर गई जो अंदर की तरफ आ रहा था। उसे अंदर आते हुए देख पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा था कि कहीं उसके और नील के बीच कोई सीन ना क्रिएट हो जाए। लेकिन तभी फ्रांस उसके पास ना आकर दूसरे टेबल पर चला गया और अगले ही पल पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई। उस टेबल पर ऑलरेडी एक लड़की बैठी थी जो कोई और नहीं रवीना ही थी। रवीना उससे पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी। उन दोनों को देखकर पंखुड़ी की आंखें खुद ब खुद नमी से भरने लगी थी। नील उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे मायूस क्यों हो गई? ये बोलते हुए उसने पंखुड़ी की नज़रों का पीछा करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। सामने फ्रांस और रवीना को देखकर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हें नहीं लगता फ्रांस कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग है? मतलब वो खुद बेशक से कुछ भी करे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ गाड़ी में भी बैठ जाओ तो उसे प्रॉब्लम है, मेरे साथ डांस करो तो प्रॉब्लम है, अगर मेरे साथ वॉक करो तो भी प्रॉब्लम है। और अब पक्का उसे इस बात से भी प्रॉब्लम होगी कि तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने क्यों आई, इसलिए तो अब वो ऐसी हरकतों पर उतर आया है। सच अ डोमिनेटिंग मैन। पंखुड़ी मायूस और मासूमियत भरी आवाज़ में बोली, आप उनके बारे में कुछ मत कहिए, मैं बेशक से उनसे नाराज़ हूँ लेकिन उनके बारे में कुछ सुन नहीं सकती। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बाहर आने लगे थे। नील ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, आई एम सो सॉरी अगर मेरी बातों से तुम्हें हर्ट हुआ पंखुड़ी, लेकिन मेरी बातों का वो मतलब नहीं था। ये बोलते हुए वो अभी भी उसके आंसू साफ कर रहा था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे नील उसके गाल को छू रहा हो। उसका हाथ पूरी तरह से पंखुड़ी के चेहरे पर था तो पंखुड़ी के आंसू नजर नहीं आ रहे थे और ये देखकर तो अब फ्रांस ने गुस्से से अपनी मुंठियां कस ली थी। लेकिन उसके सामने रवीना बैठी थी तो वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता था। पंखुड़ी अब अपनी जगह से उठी और तुरंत बाहर की तरफ चली गई। उसके पीछे पीछे नील भी। उन दोनों को जाते हुए देखकर फ्रांस के चेहरे पर एक इंटेंस स्माइल आ गई थी। रवीना अभी कॉफ़ी का ऑर्डर कर ही रही थी कि फ्रांस ने अपना फ़ोन लिया और रवीना की तरफ देखते हुए बोला, एक्चुअली मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है तो चलता हूँ, कॉफ़ी हम बाद में कभी पी लेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया और रवीना उसकी तरफ देखती रह गई। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था क्योंकि उसने भी पंखुड़ी को बाहर की तरफ आते हुए देखा था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, पहले भी इस पंखुड़ी की वजह से ही तुम मेरे पास नहीं आए और अब भी ये पंखुड़ी तुम्हें मेरे पास नहीं आने दे रही। मैं करूं तो करूं क्या? ये बोलते हुए अचानक ही उसके दिमाग में पंक्ति का ख्याल पाया। अगले ही पल उसने पंक्ति को कॉल लगा दिया। उसका नंबर तो उसे वैसे भी बहुत अच्छी तरह से याद था। वहीं पंक्ति आज रात के लिए अपने आउटफिट देख रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर से कॉल आते हुए देख उसने कॉल रिसीव किया। सामने से रबीना की आवाज़ आई, मुझे भूल तो नहीं गई? उसकी आवाज़ सुनकर पंक्ति के होश उड़ गए। वो जल्दी से बोली, रीवा दी। रीवा हंसी और बोली, इसे कहते हैं तो बहनों का प्यार। देखो इतना कुछ हो गया और ना मैं तुम्हें भूली और ना ही तुम मुझे भूल पा रही हो। और अगर तुम मुझे भूलने की कोशिश भी करोगी तो मैं हूं ना, आखिरी वक्त पर तुम्हारे पास आकर तुम्हें याद दिला दूंगी कि बेशक से तुम जितनी मर्जी चालाक बन जाओ लेकिन कभी मुझसे नहीं जीत सकती। पंक्ति कांपती हुई आवाज में बोली,
आप एक बार फिर से लौट आई हैं दी, लेकिन इस बार भी आपका वही हाल होगा जो पहले हुआ था। ये परिवार उन परिवारों में से नहीं है जो एक परिवार में होते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हों। ये पूरा परिवार प्यार से बंधा हुआ है और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ नफरत कभी जीत ही नहीं सकती। रीवा उसकी बात सुनकर हंसने लगी और उसकी हंसी सुनकर पंक्ति को गुस्सा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। रीवा तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, अभी अभी वो प्यार मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। सुना है पंखुड़ी और प्रांस में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। क्यों ना इस प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाया जाए, और उसके लिए तुमसे बेहतर कौन हो सकता है। अभी पंखुड़ी के साथ एक लड़का था, सुना है नील मल्होत्रा नाम है उसका, और राणा फैमिली के काफ़ी खास लोगों में से है। सोचो अगर वो खास लोग राणा फैमिली की बड़ी बहू के साथ बिस्तर पर आ जाएं तो नज़ारा भी कितना खास होगा ना। उसकी बात पर अब पंक्ति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो गुस्से से बोली, स्टॉप इट रिवादी, कैसी बात कर रही हैं आप। रिवा तुरंत बोली, मुझसे ज़ुबान संभाल कर बात करना, क्योंकि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मेरे पास और भी बहुत लोग हैं ये काम करने के लिए। पर मैं मौका तुम्हें दे रही हूँ। सुना है अपना बच्चा खो चुकी हो तुम। अब अगर अपना पति नहीं खोना चाहती तो आज रात जब पूरी राणा फैमिली तंस की शादी के फंक्शन में बिजी होगी तो तुम पंखुड़ी और नील की स्पेशल रात की तैयारियां करोगी, उन्हें एक होने में उनकी मदद करोगी। अगर तुम्हें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचानी है ना तो चुपचाप आज रात ये काम कर देना, वरना कहीं ऐसा ना हो पिछली बार तो मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया, इस बार मैं तुम्हें मौका भी ना दूँ और तुम्हारे सामने तुम्हारे पति की लाश हो। उसकी बात पर पंक्ति जोरों से चिल्लाई, लेकिन उसका चिल्लाना सुनने से पहले ही रीवा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। पंक्ति चिल्लाती रह गई, लेकिन जब सामने से रीवा को कोई आवाज़ नहीं दिया तो उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा। कॉल डिस्कनेक्ट होते हुए देख अब उसने जल्दी से आश्रय को कॉल किया, लेकिन आश्रय का नंबर लग ही नहीं रहा था और पंक्ति को अब बेचैनी होने लगी थी। इधर नील और पंखुड़ी दोनों इस वक्त गाड़ी में थे, लेकिन प्रांस की गाड़ी ने उन्हें इधर नील और पंखुड़ी दोनों इस वक्त गाड़ी में थे, लेकिन प्रांस की गाड़ी ने अब उन्हें ओवरटेक किया और एक बार फिर से प्रांस अपनी गाड़ी से उतरकर पंखुड़ी की तरफ आया। लेकिन इस बार जैसे ही उसने पंखुड़ी का हाथ पकड़ना चाहा, पंखुड़ी तुरंत पीछे हो गई और गुस्से से प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप, और अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो। प्रांस गुस्से से बोला, तो क्या करोगी तुम। उसका सवाल सुनकर पंखुड़ी कुछ पल उसकी तरफ देखती रही और फिर उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहां रोड था और गाड़ियां तेजी से आ जा रही थी। अगले ही पल वो तेज कदमों से गाड़ी से बाहर निकली और फिर सड़क की तरफ बढ़ गई। प्रांस की आंखें बड़ी हो गई थी। क्या प्रांस को रबीना उर्फ रिवा की इसी गलती का इंतज़ार था। थोड़ा आप लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ा देती हूँ। कल रिवा की इस कहानी से विदाई होने वाली है, तो उसकी विदाई समारोह में आप लोग 12 बजे ज़रूर आइएगा। कौन कौन देखना चाहता है उसकी विदाई, मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करिएगा। कल रीवा की विदाई इस स्पेशल पार्ट का किस किस को बेसब्री से इंतज़ार है, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।